हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स थे वो काफ़ी डिस्कस किए थे। मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सब के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा लेकिन इसमें हमारे एक आध कॉन्सेप्ट रह गए थे बताने के लिए, तो वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने आपके लिए रोक दिए थे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीडीपी एंड वेलफेयर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन सब को तो बताऊंगा ही, साथ के साथ में आपको आज जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप करे आपको ढंग से देखना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और मैक्रो में सबसे ज़्यादा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो यूनिट चल रही है हमारी, इस यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे बड़ा पार्ट शामिल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब जीडीपी एंड वेलफेयर की, ठीक है। तो जीडीपी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जीडीपी का वेलफेयर से किस तरह से रिलेशन है, यानी जो देश के लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको जीडीपी से क्या इम्पेक्ट पड़ता है। आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि भाई ये जीडीपी पे इतना हल्ला क्यों मचता है, क्यों जीडीपी के बढ़ने घटने से हम पे फ़र्क क्या पड़ता है। तो वो समझिए आप इससे। तो आज हम इस टॉपिक में वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, इन जनरल जीडीपी एंड वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। A higher GDP implies that more production of goods and services. It means more availability of goods and services, but more goods and services may not necessarily indicate that the people were better off during the year. यानी ये कह रहा है कि जो जीडीपी अच्छी होती है, जीडीपी ग्रोथ बेटर होती है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, वो बहुत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो उसकी वजह से ये भी माना जाता है कि देश में गुड्स और सर्विसेज की उपलब्धता जो होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वो काफ़ी बेटर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये लोगों को वेलफेयर को इंडिकेट करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि देश की जीडीपी काफ़ी भले ही अच्छी हो रही हो, लेकिन देश के कुछ हिस्सा ऐसा भी हो, यानी कुछ पार्ट ऐसा भी हो देश का, जहाँ पे लोगों के साथ वेलफेयर यानी जीडीपी का उन्हें फ़ायदा ना मिल रहा हो। जैसे ये कह रहा है, इन अदर वर्ड अ हायर जीडीपी मे नॉट नेसेसरली मीन हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि हायर जीडीपी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोग अमीर होंगे। अब हमारे देश में तो आपको मालूम ही है कि गरीबी का, पुअर है, पॉवर्टी है काफ़ी देश के अंदर। लेकिन ऐसा ऐसा भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अमेरिका जैसी जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की नंबर वन वो है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे इतनी सारी जीडीपी होने के बावजूद भी कि अमेरिका में कोई गरीब नहीं होगा, या चाइना में कोई गरीब नहीं है, कि कोई जापान में गरीब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गरीब सब जगह पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इतना है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जीडीपी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ बेटर हो रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि उस देश के लोगों का वेलफेयर भी अच्छा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो जीडीपी है वो हमारी दो तरह की होती है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको इनको। पहला है रियल जीडीपी। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक तो नेशनल इनकम इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और एक बताया था मैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जीडीपी भी होती है दोनों प्राइस पे। तो जब रियल जीडीपी की बात कर रहा है तो वो क्या कह रहा है, देखिए, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग accounting year and valued these at base price at और constant price। ये कह रहा है कि जब हम देश के अंदर टोटल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर हमारी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं, उनका टोटल जो प्रोडक्शन होता है, उसके जो प्राइसिंग करते हैं या वैल्यूशन करते हैं, वो कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऐसी जीडीपी के कैलकुलेशन को हम कहते हैं कि रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। समझिएगा, कांस्टेंट यानी रियल, जब बेस ईयर से करेंगे तो उसे कांस्टेंट ईयर बोलेंगे,
और जब या रियल बोलेंगे तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये कह रहा है इट चेंजेज ओनली बाई चेंज इन फिजिकल आउटपुट नॉट बाई चेंज प्राइस लेवल। इट इज कॉल्ड अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इसमें क्या है कि हम प्राइस लेवल अब सेम रखें पिछले साल का और इस साल का, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई वास्तव में जब प्राइस लेवल चेंज नहीं हुआ तो वास्तव में अगर हमारे देश में प्रोडक्शन और सर्विसेज बढ़ेंगी, सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही हमारी जीडीपी बढ़ेगी, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम प्राइस भी चेंज कर दें हर साल तो हो सकता है इस साल प्राइस ज़्यादा हो, तो भले ही हमारा प्रोडक्शन कम हुआ हो लेकिन प्राइस ज़्यादा आते तो उसकी वजह से हमें लगेगा जीडीपी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम रियल। तो क्योंकि ये रियल इंडिकेटर होता है, हमें वास्तविक स्थिति बताता है देश की। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल का मतलब ही आप जानते हैं, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र के लिए। यानी जीडीपी का जब वैल्यूशन, यानी देश के अंदर जितनी भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उन सब का प्रोडक्शन जब आप लोग कैलकुलेशन जो करेंगे उसके प्राइस की, वो हम देश के करंट प्राइस लेवल के हिसाब से करेंगे, तो उसको हम रियल ना बोलकर उसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी एट करंट प्राइस। ये कह रहा है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन बोथ फिजिकल आउटपुट और प्राइस लेवल। यानी इसमें जो चेंज होता है वो प्राइस लेवल की वजह से भी हो सकता है और आउटपुट लेवल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये रियल पोजीशन नहीं बताता है। तो ये कह रहा है इट डज नॉट कंसिडर अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी है उसको आप रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको दिया भी है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए कैसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉमिनल के लिए एन लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, अब नीचे 100 को तो आप छोड़ दीजिए वहीं की वहीं, और प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा रियल में, यानी रियल इंटू पी आई। एक मिनट, देखिए फॉर्मूला कैसे बन जाएगा नॉमिनल का, आप डायरेक्ट समझ लीजिए। रियल एक मिनट, तो देखिए रियल इंटू प्राइस इंडेक्स हम लिख सकते हैं पी आई, और ये डिवाइड हो जाएगा टोटल 100 से, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी निकल के आ जाएगी। यानी प्राइस इंडेक्स का हम रियल में मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल के क्या आ जाएगा, हमारा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, कई बार वो प्राइस इंडेक्स भी पूछ लेता है या जीडीपी इन्फ्लेटर भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो जीडीपी इन्फ्लेटर क्या होता है, जो पीआई है वो निकालना होता है। तो इसी फॉर्मूले से आप पीआई नहीं निकाल सकते। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जीडीपी इन्फ्लेटर, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ऊपर वाले को। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पीआई के लिए, पी आई इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, पीआई को, या जीडीपी इन्फ्लेटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर 2 नंबर में या 3 नंबर में दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है ये, प्राइस इंडेक्स प्ले द रोल ऑफ डिफ्लेटर। देखिए यहाँ पे शब्द आ गया डिफ्लेटर, या डिफ्लेटिंग करंट प्राइस एस्टिमेशन इनटू कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेशन। इन दिस वे इट मे बी कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए यहाँ पे आ गया ना वर्ड, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, प्राइस इंडेक्स से होता है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है
कि बाकी सब फॉर्मूला एज इट इज रहने दीजिए, प्राइस को पहुंचा दीजिए लेफ्ट साइड में और रियल को ले आइए नीचे नॉमिनल के, तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें वेलफेयर की, कि जीडीपी किस तरह से वेलफेयर प्रोवाइड कराता है लोगों को। ये कह रहा है कि वेलफेयर मीन material well-being of the people. It depends on many economic factors like national income, ठीक है, कंजम्पशन लेवल, क्वालिटी ऑफ गुड्स etc एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर लाइक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर etc. The welfare which depends on economic factors is called economic welfare and the welfare which depends on non-economic factor is called non-economic welfare. The sum total of economic and the sum total of economic and non-economic welfare is called social welfare. तो ये कह रहा है conclusion that thus GDP and welfare directly related with each other but this relation is incomplete because of following reason. तो देखिए यहाँ पे इसने कुछ बेसिक चीज़ें कही है कि वेलफेयर का मतलब आप समझ लीजिए। वेलफेयर का मतलब आपका इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो सकता है, आपका रहन सहन बेटर हो जाए, आपकी देश में पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बेटर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा लोगों को अच्छा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, लॉ एंड ऑर्डर उनके सपोर्ट में हो, तो ये सब चीज़ें हमारे वेलफेयर में आता है। तो जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं उनको इकोनॉमिक वेलफेयर बोलते हैं, और जो इकोनॉमी से अलावा दूसरे वेलफेयर की बात होती है तो उनको नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। तो जब नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक दोनों को जोड़ दें तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोशल वेलफेयर। तो ये कह रहा है सोशल वेलफेयर और जीडीपी वैसे तो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन कुछ केसेज में जीडीपी और वेलफेयर जो है आपस में रिलेटेड नहीं है, उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये सबसे पहले कह रहा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये जीडीपी जो होती है उसमें हमारी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि हमारी सोसाइटी में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉन मॉनेटरी होती हैं। कई बार जो गरीब लोग होते हैं या जंगलों में जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो अभी करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ों के बदले चीज़ें लेने में बिलीव करते हैं। तो इस तरह से उन चीज़ों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जा पाता। तो वो वेलफेयर तो कर रही हैं वो चीज़ें, लेकिन जीडीपी का हिस्सा नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेलफेयर जीडीपी पे डिपेंड करता है। दूसरे क्या कह रहा है, एक्सटर्नलिटीज नॉट टेकन इनटू जीडीपी बट इट इफेक्ट वेलफेयर। देखिए एक्सटर्नलिटीज क्या है, इसको कई बार पूछ भी लिया जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। आप समझ लीजिए एक्सटर्नलिटीज को। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक को छोड़ के दूसरी तरह से हमारे हमारे को इफेक्ट करती हैं वेलफेयर को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप और मैं एक ही कॉलोनी में रहते हैं, मैंने एक बगीचा बनवा दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, जिसमें आगे पूरे कॉलोनी के बच्चे खेल सकते हैं। गार्डन बना दिया, ठीक है, पार्क बनवा दिया, आप कुछ भी कह लीजिए उसे, उसमें बच्चे आगे खेल सकते हैं। तो उससे क्या है, बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर हो रही है। लेकिन इसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कोई चार्ज नहीं लगाया, मैं कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रहा हूँ किसी से। ठीक है, इसी तरह से जो फैक्ट्रीज होती हैं हमारे घरों के आसपास, जो बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है उन फैक्ट्रीज से, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, उससे वो हमारी हेल्थ को ख़राब करता है, यानी हमारे वेलफेयर को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन जीडीपी में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो यहाँ पे ये कह रहा है जीडीपी से जो इनकम होती है वो काफ़ी गलत है, यानी इम्प्रॉपर है, या हम कह सकते हैं अनइक्वल है। अनइक्वल है का मतलब क्या है कि किसी किसी स्टेट में तो पैसा अच्छा है, जैसे हम एग्जांपल के लिए कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पैसा अच्छा है, इसलिए हमारे देश के मजदूर आजकल आपने देखा है इन्हीं स्टेट से सबसे ज़्यादा आए हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपका बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये ऐसे हैं। बंगाल है, बंगाल का काफ़ी बड़ा पार्ट है, कोलकाता वगैरह छोड़ दो तो बाकी बहुत बड़ा पार्ट है उड़ीसा, आसाम। तो ये बड़े गरीब राज्यों में शामिल होते हैं। हमारा यूपी जो है, राजस्थान जो है, ये ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हो आप इन्हें। ठीक है, इसके अलावा ऑल प्रोडक्ट मे नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं वो इकोनॉमिक वेलफेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट मे बी नेगेटिव। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बढ़ने की वजह। जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंगल साफ़ हो रहे हैं,
ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो सब ये क्या है, जीडीपी का हमारे बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और ये कह रहा है इन्फ्लेशन में गिव फॉल्स इम्प्रेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो देखिए चीज़ें जीडीपी और बेटर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो उससे क्या है, जो फुल इम्प्रेशन पड़ना चाहिए था वो वो उसमें गिरावट आ रही है। यानी जीडीपी की वैल्यू तो बेटर हो रही है हमारी, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमें एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल जो वेलफेयर में मिलना चाहिए उसका इम्प्रेशन हमारा फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी जो सेकंड वाला पार्ट है चैप्टर का, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाला। तो ये बात तो उसकी हुई। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आपका जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, उनके बारे में हम बात करने। तो ये देखिए, अब हम बात करें मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की, ठीक है। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। तो देखिए ये आपका वैसे चैप्टर अलग है, लेकिन मैंने जैसा बताया था सेम यूनिट है। तो मेरे पास जो मैंने नोट्स हैं मेरे पास, उन नोट्स को हमने यूनिट वाइज तैयार करवाए हैं। तो अलग अलग जगह पर है मेरे पास, इसलिए थोड़ा बीच में आपको गैप हो गया। तो देखिए इसके आपको नॉर्मली आपको मालूम है 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन है प्रोडक्ट मेथड कहे या वैल्यू एडेड मेथड कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसमें हम जैसा इसका नाम ही है वैल्यू एडेड मेथड, तो इसके अंदर हम केवल वैल्यू एडिशन निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले, कि जो अलग अलग मेथड हैं उनमें ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट आपकी जीडीपी या नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। किसी मेथड से जीडीपी निकलती है आपकी, किसी से आपका एनडीपी निकलती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मेथड में कौन सी चीज़ आपकी निकल रही है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड की, तो इससे हमारी जो निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी जीडीपी या जीबीए कहते हैं उसको, ठीक है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और वैल्यू एडेड मेथड में उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है जीडीपी एट एमपी को। तो आपसे वो कहे कैलकुलेट जीबीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो आपको समझ जाना है कि आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। आपको मेथड क्वेश्चन में ना भी बोले तो भी आपको समझ जाना है उनकी लैंग्वेज से, ठीक है। और वो एनबीए बोलेगा तो हम बोलेंगे एनडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला समझ लीजिए, इससे फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आपको समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ले आऊँगा, इस बार थोड़ा लेट हो गया। आप लोग 12th वालों के लिए उनका एग्ज़ाम डेट आ गई है बीएस के एग्ज़ाम की, तो इसलिए मैं उनके लिए वीडियोज अवेलेबल करा रहा हूँ पहले बीएस के। तो आप लोग भी चाहें तो बिजनेस स्टडीज़ के मैंने अभी तक 4 चैप्टर के वीडियोज़ तैयार कर दिए हैं, आप चाहें तो बीएस भी देख सकते हैं। एक बार सारे चैप्टर हो जाएंगे तो उनके बाद फिर मैं उनकी केस स्टडी सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वो मैं इस महीने में पूरा करा दूंगा बीएस का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे लगा नेशनल इनकम की आपको सीखने की ज़रूरत है, आपके स्कूलों में कराया जा रहा है इस समय, तो इसलिए मैं नेशनल इनकम का आपको पूरा कराऊंगा, उसके बाद बीएस पे फोकस करूँगा पूरा। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि हमने कितना खर्च किया किसी चीज़ को रॉ मटेरियल खरीदने में, अकाउंट की लैंग्वेज में समझ लीजिए कि हमने कोई गुड्स परचेज किया, बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो उस पर हमने कुछ प्रोसेस की होगी, प्रोसीजर अपनाया होगा, उसमें और खर्चे हुए होंगे, उसको फिर हमने बेचा होगा, तो जिसे हम अकाउंट की लैंग्वेज में कहते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमारे इस वीडियो में या सॉरी इस मेथड में क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या, सीधा सीधा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी वैल्यू ऑफ फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, वैसे नॉर्मली सीधा सीधा हम बात करें कि जीबीए का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें तो आपका चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अकाउंट में आपको कराया गया है ये पहले भी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट एमपी। आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी किस चीज़ का क्या मतलब है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है आपका जीडीपी एट एमपी, और नेट वैल्यू एडेड का मतलब है आपका
NDP एट MP, FC में समझ लेना, ठीक है। वैल्यू एडेड हमेशा MP पे होता है, फिर उसके बाद हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है इनसे, तो वो मैं आपको एक साथ बताऊंगा सारे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है आपने जो आपके पास जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपने कोई किए हैं तो वो, उनको जोड़ दोगे तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। या मैं इस फॉर्मूले को आपको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, एक मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, ये तो करते हैं। यानी सेल्स में से और मैं COGS को माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो होता है। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को मैं इस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए COGS निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता GP को, एक मिनट बताइएगा मुझे। GP इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग और माइनस परचेज। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको? ऐसे तो हम करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जब, कि सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देते थे और डेबिट साइड में से ओपनिंग स्टॉक और परचेज को माइनस कर देते थे, ठीक है। तो देखिए क्या हमने ऐसा नहीं किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए इसने क्या किया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये तो क्या था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, और माइनस परचेज यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं एग्जैक्टली। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है आपको, तो वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने से हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड या GDP। तो GDP एट MP के लिए फॉर्मूला क्या बताया इसने, इसने बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या हम इसको कर सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, और कोई खर्चा दे रखा हो तो वो पैसे नहीं देगा आपको। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया, GDP एट MP। अब ये कहेगा हमसे कि आपको निकालना है नेशनल इनकम। तो भाई हमारे पास GDP एट MP के लिए तो मटेरियल था, अब GDP एट MP से कैसे जाएं नेशनल इनकम तक? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की, एक मिनट, कोई ब्लैंक जगह देख लेता हूँ आपके लिए जहाँ पर अच्छी खासी जगह हो। चलिए इस स्पेस का हम यूज कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह हो जाएगा काम, ठीक है। तो देखिए हमें निकालनी है नेशनल इनकम, तो हम क्या करेंगे, NNP एट FC, ठीक है। NNP एट FC के लिए अंदर क्या निकालेंगे हम, हमारे पास है क्या, हमारे पास है GDP, कौन सी, MP वाली। तो हमें NNP चाहिए FC पे और हमारे पास है GDP एट MP। तब आपको ये देखना है क्या क्या चेंज करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले आपको मैंने बताया GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और NNP का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं इसमें से माइनस, क्या करेंगे सबसे पहले, G को N में बदलने के लिए माइनस डैप, ठीक है। डैप माइनस कर दिया तो G का N हो गया। अभी हमें D का और N बनाना है। तो डोमेस्टिक का नेशनल बदलने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वो क्या होती है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस NFIA, ठीक है। तो देखिए हमारा ये NNP बन गया, G का हमने N बना ली डेप माइनस करके, और D का N माइनस कर दिया हमने NFIA ऐड करके, ठीक है।
अब पी का पी रहना है, लेकिन अभी हमें एम पी का एफ सी बनाना है। तो एम पी को एफ सी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस करते हैं हम इसी में से, माइनस एन आई टी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हमें जी डी पी एट एम पी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए एक जगह पे कहीं पे, कि एन एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू जी डी पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी। पहले आप इसको एक बार कर लीजिए, एन आई टी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से हमारा डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकलेगा, हमें जी डी पी निकल जाएगा या फिर एक मेथड से हमारा एन डी पी निकल जाता है, लेकिन उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इसी तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। इसको आप उतार लीजिए, ये आपके काम आएगा, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये वाला एन एन पी एट एफ सी वाला ये जो है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले ये सारे टर्म समझा देता हूँ इसके। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आपको मालूम है, एन एफ आई और एन आई टी को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कोई ब्लैंक पेज होगा तो हमारे पास, देख लेते हैं ज़रा। देखिए ब्लैंक पेज तो हमारे पास नहीं है, तो हमें वहीं आना पड़ेगा वापस। हाँ जी, देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास। नेट फैक्टर फ्रॉम, हाँ इनको समझ लीजिए, ये रिटन में है हमारे पास। फिर मैं यहीं पे आपको साथ के साथ समझा दूंगा जो चीज़ आपको वैसे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे एन एफ आई ए। ये जो क्या है, जो नेट फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसी को हम बोलते हैं एन एफ आई ए, ठीक है। एन एफ आई ए इसी को बोलते हैं। तो ये एन एफ आई ए क्या होता है, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम, difference between the factor income earned by our resident from abroad and factor income earned by non-resident within our country। यानी एन एफ आई ए का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि ये डिफरेंस होता है कि हमारे रेजिडेंट्स ने विदेशों से कितना कमाया और उसमें से माइनस कर देते हैं विदेशी हमारे यहाँ से कितना कमा के ले गए। तो इसको मेरी लैंग्वेज में कहते हैं, एन एफ आई ए का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा। आप देखिए आराम से याद रख पाएंगे इसको, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ, फीफा माइनस फीटा, एफ आई टी ए, ठीक है। यानी फीफा माइनस फीटा करेंगे तो देखिए फीफा का मतलब क्या है, एफ फॉर फैक्टर, आई फॉर इनकम, एफ फॉर फ्रॉम और ए फॉर एब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फीफा बड़ कब होता है, फीफा आपको मालूम है, तो फीफा के नाम से याद रखिए, और फीफा में से फीता माइनस कर दीजिए। तो फीटा का क्या मतलब है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमारा एन एफ आई ए निकल के आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें समझ लीजिए। ये कह रहा है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी हमने एम्प्लॉयज को, चाहे हमारे लोगों ने काम किया विदेशों में, मासिक जो सैलरी वैलरी प्राप्त की, या हमारे यहाँ से विदेशी कितना कमा के ले गए। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, किसी की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे विदेशी की, तो उसको यहाँ पे कोई रेंट मिल रहा है, या उसने कोई बिजनेस किया हुआ है उससे कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी इनकम मानी जाएगी और हमारी, ठीक है। और ये कह रहा है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज एब्रॉड, यानी जो हमारी रेजिडेंट कंपनीज हैं उनका विदेशों में जो हमारी कंपनीज हैं उनसे जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जो अर्निंग्स प्राप्त होती हैं, जो रिटेन की जाती हैं अर्निंग्स, उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो देखिए कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, एन एन पी एट एम पी का फॉर्मूला क्या है, अब जी एन पी एट एम पी में से और डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एन एन पी एट एम पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास जी एन पी है, एक मिनट रुकिए, देखिए वो फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था अभी नीचे, वो फॉर्मूला इसने यहाँ दे रखा है थोड़ा सा, हाँ।
देखिए मैंने आपको बताया था एन एन पी एट एफ सी कैसे निकालेंगे। इस वाले फॉर्मूले को देखिए, इसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है आपको, ये जो आपका फॉर्मूला ये एन एन पी एट जी डी वाला, एन एन पी एट एफ सी वाला, इसको आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको जो समझाया था कि एन एन पी और एफ सी निकालना है और हमारे पास जी डी पी एट एम पी है, तो आप क्या करोगे। तो जी डी पी एट एम पी में से सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को आप उसमें ऐड कर दीजिए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये एन एन पी एट एफ सी यानी नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और एन एन पी एट एफ सी और हमारे पास एन डी पी एट एफ सी हो तो डी को एन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा नेट फैक्टर फ्रॉम। तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, यानी ये देखिए सबसे पहला जो जी होता है उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, एन में। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, माइनस करना है डेप। आप एक एक अक्षर को फोकस कीजिए कि जब पहले जी को हमें एन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, माइनस डेप करना है। ठीक है, दूसरी हम बात करें, बीच में एक टर्म होता है डी और एक होता है एन, तो हमें अगर डी को एन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डोमेस्टिक में हम एन एफ आई ए को ऐड कर देंगे। ठीक है, एन एफ आई ए को ऐड कर देंगे। एन एफ आई ए क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो एन एफ आई ए को और हम डोमेस्टिक को नेशनल बदलना है तो एन एफ आई ए ऐड करना पड़ेगा, और एम पी को एफ सी में बदलना है तो हमें एन आई टी माइनस करना पड़ेगा। एन आई टी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको हल्के बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसने दे रखा हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए इसने एन आई टी का फॉर्मूला नहीं दिया है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे समझ लीजिए, जगह है हमारे पास थोड़ी सी, कि एन आई टी क्या है। एन आई टी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इज इक्वल टू आई टी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो हमारा एन आई टी आ जाएगा, और जो एन आई टी आ गया उसको हम माइनस करेंगे एम पी में से तो हमारा एफ सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका, मैंने आपको सारे टर्म्स क्लियर किए हैं। तो आपको किस तरह से किस चीज़ को बदलना है तो एक बार और देख लीजिए, फिर हम इसके मेन फॉर्मूलेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है अगर आपको जी डी पी एम पी को एन डी पी एम पी में बदलना है तो देखिए शुरू से चलते हैं। जी डी पी को कौन कौन से टर्म होते हैं हमारे पास, हमारे पास होते हैं जी डी पी। ठीक है, एन डी पी, जी एन पी और एन एन पी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ फोकस कर सकते हैं कि पहले वाले सब अक्षर पे केवल जी एन है, यानी जी का मतलब ग्रॉस और एन का मतलब नेट। तो जी को एन में बदलने के लिए हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बता दिया वो। दूसरे में देख रहे हो आप, या तो डी है या फिर एन है। तो डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना है एन एफ आई ए को ऐड, पी का पी है। अब ये चारों ही आपके एम पी और एफ सी हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया एम पी और एफ सी को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एम पी को और एफ सी में कन्वर्ट करना है हमें। मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एन आई टी। ठीक है, एम पी में से और हम एन आई टी, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, एन आई टी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो उसको कर देंगे तो हमारा एन आई टी निकल के आ जाएगा। एन आई टी को एम पी में से माइनस करेंगे तो एफ सी निकल के आ जाएगा। तो यानी जी डी पी एम पी है हमारे पास, तो उसमें से हम जी को पहले एन में कन्वर्ट करने के लिए डेप माइनस करेंगे, और डी को एन में बदलने के लिए एन एफ आई ए जोड़ देंगे, और एम पी को एफ सी में बदलने के लिए एन आई टी माइनस कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये आपस में कन्वर्ट करने आ गए होंगे। ठीक है, बाकी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगे।
तो देखिए एक मेथड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, मेरा मेथड ये सब मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। देखिए ये रहा हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एमपी होता है। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से? आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे, जहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्या करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसमें हमारा परचेज और एक्सपेंसेस शामिल होंगे, ठीक है। वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद जीडीपी एमपी आ जाएगा, जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कैसे बदलेंगे नेशनल इनकम के लिए, वो आप जान गए समझ ही गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इसमें हम जो देश के जो रेजिडेंट हैं या देश की टेरिटरी के अंदर अलग अलग तरह से जो इनकम अर्न की जाती हैं, ठीक है, जो इनकम अर्न की जाती हैं उन इनकम के अकॉर्डिंग हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये फार्मूला यूज करने से, ऊपर वाला फार्मूला यूज करके हमारा क्या निकल रहा था जीडीपी एमपी, इसी तरह हमारा जो इनकम मेथड है इसका यूज करने से हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा डायरेक्ट एनडीपी एट एफसी। ये ध्यान रखना जहाँ पर ये इनकम शब्द बोले तो वहाँ पे हमें एफसी कैलकुलेट करनी है, और जहाँ पे प्रोडक्ट बोले वहाँ पे हमें एमपी ये कुछ करना है, ठीक है। वो क्लियर भी नहीं बोलेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। वो खाली ये क्या है ग्रॉस वैल्यू एडेड तो एमपी निकालना है, नेट वैल्यू एडेड तो एमपी निकालना है। वो कहे कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, खाली इतना बोल दे नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो आपको एमपी पे निकालना है, एफसी पे नहीं निकालना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इनकम कैसी कैसी कौन कौन सी हो सकती है। पहली है हमारा COE, या जैसे हम कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयज को उनके वर्क के लिए एक एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी चीज़ें दी जाती हैं, चाहे वो आपकी सैलरी हो, वेजेज हो, कमीशन हो, बोनस हो, किसी तरह का कोई इंसेंटिव हो, ये जो भी एक मालिक के द्वारा जो अपने एम्प्लॉय को जो भी चीज़ें दी जाती हैं उनके काम के लिए, वो सब आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल होगा। देखिए दूसरी चीज़ होती है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझाया गया है ये। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में हम दो तरह की चीज़ें जोड़ते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी हमारी कोई चीज़ है और हम उसको किसी दूसरे को यूज करने दे रहे हैं, तो उससे हमें क्या क्या मिल सकता है, तो उससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी और एक इंटरेस्ट। रेंट एंड रॉयल्टी कब मिलती है, जब हमारी कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी, जैसे हमने अपना कोई घर रहने के लिए किसी को दे दिया तो उससे हमें रेंट मिलेगा। हमारे कोई अधिकार है, किसी चीज़ पे कॉपीराइट है, तो उसको हमने किसी को यूज करने के लिए दे दिया। जैसे एक राइटर है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपनी कोई बुक लिखता हूँ लेकिन उसको पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को दे देता हूँ, तो उसके बदले मुझे वो पैसा देता है जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। वो भी एक तरह से हमारी चीज़ यूज करने के लिए किराए की तरह होता है, ठीक है। तो वो रॉयल्टी को रॉयल्टी लिखेगा सीधा सीधा, कन्फ्यूज नहीं होना उससे। और दूसरा हमारा पैसा, जब हमने किसी को लोन के रूप में अपना पैसा देते हैं तो उसके बदले में हमें मिलता है ब्याज, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटरेस्ट जब मिलता है तो वो भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी के बदले इनकम है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। दूसरा ये कह रहा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हम कोई बिजनेस करें, तो बिजनेस जो करते हैं तो बिजनेस करने पे रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, आप कहोगे प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट्स हैं। प्रॉफिट का मतलब है सबसे पहले अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी को अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स, किसी नाम से आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे कॉर्पो शब्द हो उससे समझ जाना है कि ये उसी का है, टैक्स के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है ये कॉरपोरेट सेविंग, ठीक है, यानी ऐसे ऐसा पैसा जो हमने बांटा नहीं है। और तीसरा होता है डिविडेंड। आपने अकाउंट्स पढ़ेंगे, आपने BS में पढ़ा होगा डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को पैसा बांटा जाता है प्रॉफिट का, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो जितना आपने टैक्स दे दिया वो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, जितना आपने डिविडेंड के रूप में बांट दिया वो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, और जितना आपने रिटेन्ड अर्निंग्स यानी बचा के रख लिया आगे के लिए रिजर्व के रूप में, तो उसको हमने यहाँ पे क्या है कॉर्पोरेट सेविंग्स के नाम से दे दिया है। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट भी दे सकता है और अलग अलग इन चीज़ों को भी दे सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट भी दे दिया और ये अलग से चीज़ें भी दे दी ये वाली,
कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, तो आप ऐसा मत करना कि प्रॉफिट भी ऐड कर दो और कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड कर दो, क्योंकि ये सब प्रॉफिट का ही पार्ट है। या तो आपको प्रॉफिट ही लेना है या फिर ये तीन ही चीज़ लेनी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑपरेटिंग सरप्लस की, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है इसमें मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी ऐसी इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा अर्न की जाती है, यानी जो अपना काम करते हैं, किसी की नौकरी नहीं कर रहे, ना कोई व्यवसाय कर रहे, बिजनेस कर रहे, ना अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे रहे, ठीक है। तो ना तो इनको सैलरी मिल रही, ना कोई प्रॉफिट मिल रहा, और ना ही इनको कोई इंटरेस्ट या रेंट मिल रहा है। तो ये दूसरी तरीके से अर्न कर सकते हैं। जैसे एक दूध वाला होता है, तो वो दूध बेचता है घर घर जाके, उससे उसको पैसा मिलता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी नौकरी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर अपनी कोई कोचिंग चलाऊँ अपने घर से, तो इसमें मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा अपना, तो उसके बदले में मैं ना तो बिजनेस कर रहा, तो ना मुझे प्रॉफिट मिल रहा, ना मैं किसी नौकरी कर रहा जो मुझे सैलरी मिलेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो मेरी होगी सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम। तो ऐसी इनकम जो ऊपर वाले दोनों हेड में नहीं आती, यानी ना तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आती, या ना वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आती, तो उसको हम डालते हैं मिक्स्ड इनकम में, ठीक है। तो इन तीनों इनकम को जब हम टोटल कर देते हैं, तो हमारा निकल के आता है डायरेक्ट NDP एट FC, जैसा मैंने ऊपर ही बताया था आपको, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या बनेगा, NDP एट FC इज इक्वल टू COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस यानी OS प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, NDP एट FC। तो अगर अब आपसे, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि NDP FC का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। अगर वो आपसे कहता है डायरेक्ट कि केवल कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो आप केवल इन तीनों तरह की इनकम्स को जोड़ दीजिए, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। अगर वो आपसे कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के लिए आपको क्या चाहिए, NNP एट FC चाहिए, यानी पहला अक्षर सेम है, तीसरा अक्षर सेम है और FC सेम है, यानी हमें केवल डोमेस्टिक को N में बदलना है, नेशनल में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस NDP एट FC में हम जोड़ देंगे प्लस NFIA, तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, NDP एट FC इक्वल टू 1 + 2 + 3, यानी फर्स्ट इनकम, सेकंड इनकम, थर्ड इनकम। NNP एट FC में क्या किया इसने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिया, यानी NFIA को ऐड कर दिया। NFIA का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, फीफा यानी FIFA या माइनस फीटा FITA, ठीक है। तो GNP निकालवा लें, अगर वो आपसे उल्टा कर दे कि भाई आपसे वो कह दे अब इस इनकम मेथड का यूज करके GDP निकालिए, तो आपको क्या है, नीचे से ऊपर जाना है, तो जो माइनस हो रहा था वो प्लस होगा, जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे NDP FC है आपके पास, अब वो आपसे कह दे GDP एट FC निकालिए या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालिए, मैंने कहा था इनकम आ जाए तो वहाँ पे FC आना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है अगर आपसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, तो आपको क्या करना है, नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे, तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, ठीक है। यानी जो चीज़ हम पहले ऊपर से नीचे आने में कर रहे थे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे वो उसकी उल्टी होते चले जाएंगे, ठीक है। आई थिंक इनकम मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी न्यूमेरिकल के साथ समझ में आ जाएगा। थर्ड मेथड, और सबसे सीधा मेथड कहते हैं इसको, बस इसमें एक टर्म ऐसा है जो कंफ्यूज कर देता है। देखिए सबसे पहला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट के, अब इसमें हम केवल और केवल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे कोई प्राइवेट आदमी करे, ठीक है, चाहे हाउस होल्ड करे कोई। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया गया उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको एज इट इज दिया जाएगा क्वेश्चन में। दूसरा क्या कह रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो प्राइवेट लोगों के द्वारा या प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया, ये भी एज इट इज दिया जाएगा। थर्ड है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में आपको थोड़ा सा वो अलग कर सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है नेट एक्सपोर्ट के लिए, इसमें हम अगर x माइनस m, यानी x फॉर एक्सपोर्ट और m फॉर इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और फोर्थ है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है इस मेथड में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF।
इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें शामिल होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस पर खास तौर पे आपको पहले 2 शब्दों पे ध्यान देना है, ग्रॉस और डोमेस्टिक कैपिटल पे, कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रॉस की जगह वो कई बार क्वेश्चन में नेट दे देता है, तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में ही आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला होता है, आपके लिए मैं बता देता हूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों और दे रखे होंगे क्वेश्चन में, तो आपको दोनों जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ग्रॉस चाहिए और टोटल कैपिटल चाहिए डोमेस्टिक कैपिटल में, केवल फिक्स्ड नहीं चाहिए। तो इसके कई 2 पार्ट हो सकते हैं। ये पहला कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वही देखिए इसने नेट नहीं बोला है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल से पहले एक शब्द ले आया वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है तो फिक्स्ड को टोटल कैपिटल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक, जैसे फर्स्ट मेथड में हम यूज कर रहे थे चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है, तो उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन पर ध्यान रखना है आपको, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन लेना। टोटल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जीडीपी एट एमपी, इसमें भी आपको हाँ याद दिला दूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपका जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये मेथड भी आपके लिए जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा, ठीक है। तो पहले और थर्ड मेथड में, यानी वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो आता है जीडीपी एट एमपी, और इनकम मेथड से जो हम करते हैं तो वो डायरेक्ट निकल के आता है एनडीपी एट एफसी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, गलती नहीं ना हो जाए, ठीक है। तो जब हम चार और खर्चों का जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाता है, और उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया जीडीपी एमपी को एनएनपी में बदलने का, जब नेशनल इनकम निकलवाएगा तो बाकी वो जैसा बोलेगा वैसे ही हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो मैंने आपको हर चीज़ चेंज करनी बताई है। तो इस तरह से हमारे तीनों मेथड आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने नोट के रूप में दे दी है वो डेप्रिसिएशन वाली बात, इफ कैपिटल फॉर्मेशन गिवन एज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऐसे केस में नेट को हमें ग्रॉस में बदलना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के अंदर ही हमें डेप्रिसिएशन को पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी को हमें एन में बदलने के लिए वापस डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब आपको कहोगे इससे फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए इसके बाद ये जो आता है कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये आप लोगों के सीबीएसई वालों के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगर कोई दूसरी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इसको और उनके सिलेबस में अगर ये है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए ये मेथड के लिए एक अलग छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। मैं इसको इस वीडियो में इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि सीबीएसई वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेकिन बस मैं आपको इन सब का मतलब ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले बात कर रहा है डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जब जो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ गई, उस इनकम में से जो सरकार को टैक्स दिया जाना है, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है इनकम पे, उसको और माइनस कर देते हैं तो वो डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। प्राइवेट इनकम जब हम पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं उसकी जो इनकम है उसको हम प्राइवेट इनकम बोलते हैं। और पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो पर्सनल इनकम पे हमें इनकम टैक्स देना होता है, उसमें से माइनस कर दें तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसके देख लेते हैं, थोड़े से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम इसके, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ इसकी, देखिए मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, थ्योरी के कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो जो ज़रूरी लगेंगे मेरे को, ठीक है। इसके बाद हमारे जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो
क्वेश्चंस का मैं कम से कम 1 घंटे की वीडियो डालने वाला हूँ, और उसमें आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूँगा हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए इस चैप्टर को करने में। क्योंकि इन क्वेश्चनों को सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, इन क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दे देगा आपको सारी चीज़ें कि आप जोड़ दो और बस माइनस प्लस कर दो, हो गया काम। तो वो ऊपर नीचे उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो कैसे कैसे कराएगा वो हम देखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, एक एक नंबर वाले, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना सीखे हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला देखिए, ये कह रहा है व्हेन विल द डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन द नेशनल इनकम। ये कह रहा है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमारी डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट एफसी इज ग्रेटर देन एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम से ज़्यादा हो सकती है? हो सकती है। तो मैंने क्या बताया था, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एनएफआईए को ऐड करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे लोग रेजिडेंट्स ने विदेशों से कम कमाया हो, या विदेशी हमारे यहाँ से ज़्यादा कमा ले गए हों। तो जब एनएफआईए की वैल्यू माइनस में आ रही होगी तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी और हमारी नेशनल इनकम कम होगी। तो ये कह रहा है बैन द नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। वाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, इट इज़ द इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग और डिस्पोज ऑफ। तो ये कह रहा है एनएनपी एट एमपी में से हम नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम एब्रॉड बराबर एनडीआई को कर दें अगर, तो हमारा नेट डिस्पोजेबल नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। तो ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है क्वेश्चन। ये कह रहा है बाट मस्ट बी एडेड टू डोमेस्टिक फैक्टर इनकम टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। तो आपको मालूम है डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ते हैं नेशनल इनकम के लिए, हम जोड़ते हैं उसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज रेफर टू द एक्वायरिंग ऑफ मेनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट दो रेगुलर मार्केट ट्रांजेक्शन वेजिटेबल ग्रोन इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। तो ये कह रहा है कि कुछ हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनको मार्केट से हम नहीं खरीदते हैं। जैसे कुछ लोग गांव में अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर के पीछे गार्डन में, शहरों में ये पता है कि घर में एक लोन सा बनवा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ सब्जियां उगाते हैं, तो उसको हम सब्जियों को क्या है मार्केट से नहीं परचेज कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए खुद उगा रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, नॉन मार्केटिंग या मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिफाइन नॉमिनल जीडीपी। आपको मैंने बताया जीडीपी कैलकुलेट एट कांस्टेंट प्राइस इज कैलकुलेट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। डिफाइन रियल जीडीपी या जीएनपी। तो रियल का मतलब है, आप रियल शब्द को याद रख के उसके साथ जोड़ दो आप कांस्टेंट प्राइस। तो जीएनपी है तो जीएनपी जोड़ दो, एनएनपी है तो एनएनपी लगा दो, और जीडीपी पूछे तो जीडीपी। मीनिंग ऑफ रियल फ्लो। देखिए जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था रियल फ्लो और नेट वाला फ्लो जो है। तो रियल फ्लो में मैंने आपको बताया था जब गुड्स की फ्लो होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स तैयार करके जब हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र करता है तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। मनी फ्लो तो इसका उल्टा बताया था, तो इसको आप वीडियो एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर पूछ रहा है, तो आपको मैंने ये सब अच्छे से समझा रखा है ऑलरेडी। ये कह रहा है कि पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम ये आपके सिलेबस का नहीं है। तो नेशनल इनकम में कौन कौन से फैक्टर हमें फॉलो करने हैं, एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। आज की लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है एक्सप्लेन द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप लेते हैं? तो देखिए आपको एक मेथड एक बार रिवाइज हो जाएगा इससे। क्लासीफाई द प्रोड्यूसिंग यूनिट इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। यानी हमारे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, आउटपुट कितना निकल के आया है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एस्टिमेट द नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद हम फॉर्मूला जो हमने बताया उसके हेल्प से एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे, पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे और फिर एनडीपी एफसी निकाल लेंगे। आगे क्या कह रहा है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं आप आराम से, उसमें के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके बाद इसकी हेल्प से हम जीवीए निकाल सकते हैं, और उसमें से इन वैल्यू एडिशन में से क्या करेंगे हम, आउटपुट वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे। इसके बाद कह रहा है डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, तो वही फिर आगे की प्रोसेस है जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सब सारे न्यूमेरिकल बेस्ड ही हैं, तो इनको आप कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स।
देखना चाहेंगे आप एक आध? चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जब ये वीडियो देखें, मेरी अगली वीडियो, तो उसके साथ आप नोट बुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे। तो क्योंकि उस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी देने वाला हूँ, जिसको आपको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल या परसों तक 100% मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, कम से कम आपको 8 से 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सेम क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आपकी बुक में जो क्वेश्चन हैं उनको आप अटैम्प्ट करेंगे। और मेरा एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, उस पर आपका क्या नाम है उसका, टेलीग्राम पे मैंने अपना एक चैनल बना दिया है। तो उस पर अगर आप, उसकी मैं लिंक आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल ज्वाइन करना है तो आप उस पर आ सकते हैं और अपनी डाउट्स उस ग्रुप में, चैनल पे आके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल होगा, आपको आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और आपको नोट्स भी दे सकता हूँ मैं वहाँ पे, आपको ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।